दक्षिण पूर्वी दिल्ली के लाजपत नगर फेज 4 स्थित अमर कॉलोनी में रहने वाले के दत्ता, जो दिल्ली जल बोर्ड में कार्यरत थे, के घर की तीसरी मंजिल पर सुनील तमांग और अनीता पिछले 1 साल से किराए पर रह रहे थे। 9 सितंबर की रात अनीता अपनी एक महिला मित्र से मिलने ग्रेटर नोएडा गई थी। 10 सितंबर की दोपहर करीब 2 बजे जब वह वापस लौटी तो उन्होंने कमरे का दरवाजा खुला पाया। अंदर बिस्तर पर सुनील खून से लथपथ पड़ा था। यह दृश्य देखकर अनीता दहशत में चीख पड़ी और तुरंत मकान मालिक के दत्ता को घटना की सूचना दी। दत्ता परिवार के साथ ऊपर पहुंचे, जहां उन्होंने सुनील की खून से सनी लाश देखी। उन्होंने तत्काल अमर कॉलोनी थाने में घटना की सूचना दी। घटना स्थल पर पहुंचकर इंस्पेक्टर गुंजन ने पाया कि सुनील का गला बेरहमी से रेता गया था, लेकिन कमरे में न तो किसी संघर्ष के निशान थे और न ही लूटपाट का संकेत, जिससे साफ हुआ कि हत्या का मकसद सिर्फ सुनील की जान लेना था। कुछ ही देर में दोनों अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फिंगरप्रिंट और घटनास्थल की तस्वीरें लेने के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा कर सफदरजंग अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जांच के अगले चरण में इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने अनीता को अमर कॉलोनी थाने लाकर पूछताछ शुरू की। अनीता ने पुलिस को बताया कि सुनील मूल रूप से नेपाल के काठमांडू का रहने वाला था और पिछले 15 साल से दिल्ली में रह रहा था। वह साकेत नगर के एक स्टाइलिश रेस्टोरेंट में चाइनीज कुक के रूप में काम करता था। जब अनीता ने सुनील के बारे में सब कुछ बता दिया तो इंस्पेक्टर अनंत ने उससे सीधे सवाल किया, आपका सुनील के साथ क्या रिश्ता था? अनीता कुछ देर तक चुप बैठी रही। फिर गहरी सांस लेकर उसने कहा, सर, हम दोनों लिव इन रिलेशन में रहते थे। इसके बाद इंस्पेक्टर गुंजन ने उससे उसके बारे में पूरी जानकारी देने को कहा। अनीता ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली है। उसने यह भी खुलासा किया कि करीब 5 साल पहले उसकी शादी दिल्ली के साकेत में रहने वाले दीपक नाम के एक युवक से हुई थी। शादी के बाद उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन जब उनकी बेटी 8 महीने की थी तब उनके रिश्ते में दरार आने लगी। आखिरकार एक दिन अनीता ने दीपक को छोड़कर अपने मायके लौटने का फैसला कर लिया और अपनी छोटी बेटी को पति के पास ही छोड़ दिया। दीपक अपनी बेटी को पालने के लिए अकेला रह गया, जबकि अनीता दार्जिलिंग में अपने परिवार के साथ रहने लगी। लेकिन साधारण परिवार की लड़की अनीता को कुछ समय बाद महसूस होने लगा कि वह अपने परिवार पर बोझ बन रही है। दार्जिलिंग में वह पहले कई रेस्टोरेंट्स में नौकरी कर चुकी थी, लेकिन अब उसने दिल्ली में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। इस हत्याकांड से 2 साल पहले वह काम की तलाश में दिल्ली आ गई। दिल्ली में कालिंदी कुंज इलाके में उसकी कुछ जान पहचान वाली लड़कियां रहती थीं। शुरुआती 2 महीने अनीता उन्हीं के साथ रही और नौकरी की तलाश में जुट गई। इस दौरान उसकी सहेली उषा ने उसे साकेत के एक रेस्टोरेंट में नौकरी दिलवाई, जहां सुनील तमांग पहले से कुक के तौर पर काम कर रहा था। उस समय सुनील साकेत में एक किराए के फ्लैट में रहता था। जब उसे पता चला कि अनीता के पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, तो उसने दोस्ती के नाते अनीता को अपने साथ रहने का प्रस्ताव दिया। अनीता ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सुनील के फ्लैट में रहने लगी। समय के साथ दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए और उन्होंने एक दूसरे को लिव इन पार्टनर के रूप में स्वीकार कर लिया। बाद में किसी बात पर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से अनबन होने के कारण अनीता ने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उसने जल्द ही एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन कर ली, जो लेट नाइट पार्टियों में लेडीज वेटर और वेलकम गर्ल्स मुहैया कराती थी। यह नई नौकरी अनीता को बहुत पसंद आई। कुछ समय बाद सुनील ने साकेत का फ्लैट छोड़कर अमर कॉलोनी में के दत्ता के घर तीसरी मंजिल पर किराए पर कमरा ले लिया। अनीता भी उसके साथ उसी फ्लैट में रहने लगी। जब दत्ता साहब ने सुनील से अनीता के बारे में पूछा तो सुनील ने अनीता को अपनी पत्नी बताया। अनीता ने पुलिस को बताया कि सुनील पिछले 15 साल से नेपाल से दिल्ली आया था और तब से कभी अपने घर वापस नहीं गया। जब अनीता ने खुद सुनील से उसके परिवार के बारे में पूछा तो उसने केवल इतना बताया कि उसकी मां हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है और उसके पिता का देहांत हो चुका है। लेकिन सुनील ने कभी यह नहीं बताया कि उसकी मां हिमाचल में कहां रहती हैं। सुनील से जुड़ी हर जानकारी एकत्रित करने के बाद इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने अनीता से वे सवाल पूछने शुरू किए जो बार बार उनके मन में उठ रहे थे। उन्होंने सीधे सवाल किया, मिस अनीता, ये बताइए कि आप 9 तारीख की रात को अचानक अपनी सहेली से मिलने क्यों गई थीं? अनीता ने संयमित स्वर में जवाब दिया,
सर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि बुरे समय में मेरी कई सहेलियों ने मेरी मदद की थी। मेरी एक सहेली मीरा ग्रेटर नोएडा के अल्फा सेक्टर में रहती है और एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। उसकी तबीयत पिछले 2-3 दिनों से खराब चल रही थी, लेकिन कल शाम उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उसने मुझे अपनी देखभाल के लिए बुलाया। मैं इनकार नहीं कर पाई और रात करीब 10 बजे मेट्रो पकड़कर उसके पास चली गई। इंस्पेक्टर अनंत गुंजन ने अनीता से अगला सवाल किया। अनीता जी, हमें आपकी दोस्त का नाम, पता और फोन नंबर चाहिए। हमें उससे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। जांच टीम ने सबसे पहले दत्ता साहब के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का काम शुरू किया। पुलिस को उम्मीद थी कि जो भी व्यक्ति तीसरी मंजिल पर गया होगा वह किसी न किसी कैमरे में जरूर कैद हुआ होगा। लेकिन जांच टीम का दुर्भाग्य यह था कि इलाके के ज्यादातर सीसीटीवी कैमरे या तो खराब थे या घटना के समय काम नहीं कर रहे थे। यह पहला कदम ही पुलिस के लिए एक बड़ी निराशा साबित हुआ। उधर सुनील की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को मिल गई। रिपोर्ट के अनुसार उसकी हत्या सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। इसका मतलब था कि हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे सुनील जानता था, क्योंकि रात के समय केवल किसी परिचित के लिए ही दरवाजा खोला जा सकता है। घर में न तो जबरन घुसने के निशान थे और न ही किसी संघर्ष के सबूत। अनीता सुनील की जिंदगी में सबसे करीबी शख्स थी और घटना वाली रात को उसका घर से अपनी सहेली के पास जाना इंस्पेक्टर अनंत गुंजन को खटक रहा था। पुलिस की पहली टीम को सुनील और अनीता के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालने का काम दिया गया। दूसरी टीम को ग्रेटर नोएडा से अनीता की सहेली मीरा को अमर कॉलोनी थाने बुलाने की जिम्मेदारी दी गई। जब मीरा से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसकी तबीयत कई दिनों से खराब थी। उसने कहा कि घटना वाले दिन दोपहर के बाद उसकी हालत और बिगड़ गई थी, इसलिए उसने अनीता को अपनी देखभाल के लिए बुलाया। मीरा के बयान में कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे अनीता पर सीधा शक किया जा सके, लेकिन एक बात थी जिसने पुलिस का ध्यान खींचा। अनीता ने दावा किया था कि वह रात 9:30 से 10 बजे के बीच अपनी सहेली के घर के लिए निकल गई थी। लेकिन जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर रिपोर्ट की जांच की तो पता चला कि अनीता का मोबाइल रात 11:30 तक अमर कॉलोनी में उसके मकान पर ही सक्रिय था। सुनील तमांग की हत्या के मामले में पुलिस की जांच तेज हो चुकी थी। सब इंस्पेक्टर अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम को तुरंत दार्जिलिंग रवाना किया गया। 13 सितंबर की शाम को सब इंस्पेक्टर मिश्रा ने अनीता के भाई विजय छेत्री और राजेंद्र छेत्री को गिरफ्तार कर लिया। 15 सितंबर की सुबह पुलिस की यह टीम दोनों आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंची। दिल्ली में जब उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो विजय और राजेंद्र ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने ही सुनील की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड लिया ताकि उनसे और पूछताछ की जा सके। इस पूछताछ के दौरान जो खुलासे हुए उन्होंने पुलिस को हैरान कर दिया। आरोपियों के बयान के आधार पर पुलिस ने अनीता छेत्री को भी गिरफ्तार कर लिया। जब तीनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने सुनील की हत्या की जो कहानी बताई वह चौंकाने वाली थी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें अनीता के पारिवारिक इतिहास और उसकी शादीशुदा जिंदगी पर नजर डालनी पड़ी। अनीता का जन्म दार्जिलिंग के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके माता पिता के 5 बच्चे थे, 2 बड़ी बहनें, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। अनीता परिवार में चौथे स्थान पर थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि वे बच्चों को ज्यादा पढ़ा नहीं सके। इसलिए सभी भाई बहन ने जवानी में ही काम तलाश कर घर चलाने में योगदान देना शुरू कर दिया। 2014 में अनीता के माता पिता ने उसकी शादी दिल्ली में रहने वाले दीपक से कर दी। दीपक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था और शादी के समय वह अच्छी आमदनी करता था। लेकिन शादी के 1-1.5 साल बाद ही दीपक की नौकरी चली गई। इसके बाद दीपक ने काम की तलाश में इधर उधर भटकना शुरू किया। हालांकि उसे चौकीदारी जैसे छोटे मोटे काम मिलते रहे, लेकिन इनसे परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। अनीता और दीपक की एक बेटी भी थी, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। दीपक की संगत साकेत में रहने वाले कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हो गई थी जिनकी वजह से वह दिन ब दिन शराब की लत का शिकार होता गया। इन परिस्थितियों से परेशान होकर
अनीता ने अपनी बेटी को दीपक के पास छोड़कर दार्जिलिंग लौटने का फैसला किया। दार्जिलिंग में अनीता ने करीब 1.5 साल अपने माता पिता के साथ बिताए। हालांकि उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे अनीता और उसकी बेटी का खर्च उठा सकें। अनीता ने भी अपने परिवार की स्थिति को समझा और घर की मदद करने के लिए काम की तलाश शुरू कर दी। उसने स्थानीय होटल और ढाबों पर काम किया, लेकिन दार्जिलिंग में उसे ऐसी नौकरी नहीं मिली जिससे वह ज्यादा पैसा कमा सके। अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनीता ने दोबारा दिल्ली लौटने का फैसला किया। यहीं उसकी मुलाकात सुनील से हुई। सुनील नेपाल का रहने वाला था और दिल्ली में अकेला रहता था। अनीता भी नेपाल से थी, जिससे दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई। सुनील ने अपनी शादी नहीं की थी और उसकी आदतें भी अनीता के पहले पति दीपक से कहीं बेहतर थीं। कुछ समय बाद अनीता सुनील के साथ उसके फ्लैट में रहने लगी। उनके बीच नजदीकियां इतनी बढ़ गईं कि उनका रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। अनीता के लिए सुनील के साथ संबंध धीरे धीरे उबाऊ होते जा रहे थे। उसकी जिंदगी में कई लड़कों से दोस्ती हो गई थी जो उस पर दिल खोलकर पैसा खर्च करते थे, और अनीता ने सुनील से साफ कह दिया कि अब वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। हालांकि सुनील को अनीता से बहुत प्यार था और वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक दिन अनीता ने अपने भाई विजय छेत्री को बताया कि वह दिल्ली में एक लड़के के साथ रहती है जो उसे जबरन अपने साथ रखना चाहता है। अनीता ने अपने भाई से कहा कि वह किसी तरह से उससे पीछा छुड़वाए। विजय ने इस मामले की चर्चा अपने जीजा राजेंद्र छेत्री से की और दोनों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई: सुनील को मार डालना। इसके बाद विजय और राजेंद्र ने अनीता से लगातार संपर्क किया और उसे बताते रहे कि वह सुनील से छुटकारा पाने के लिए तैयार है। योजना के अनुसार अनीता ने 7 सितंबर को अपने भाई और जीजा को दिल्ली आने के लिए पैसे भेजे और 9 सितंबर को वे दिल्ली पहुंचे। रात 9 बजे विजय और राजेंद्र बैग लेकर अमर कॉलोनी पहुंचे और अनीता से मिलने के बाद उसे अपने फ्लैट पर ले आईं। अनीता ने सुनील से कहा कि ये दोनों उसके रिश्तेदार हैं और आज रात उनके फ्लैट पर रहेंगे, फिर सुबह चले जाएंगे। अनीता ने पहले से ही खाना ज्यादा बना लिया था और चारों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद अनीता ने घर छोड़ दिया और अपनी सहेली मीरा के पास जाने के लिए निकली। वह रात को आखिरी मेट्रो पकड़कर ग्रेटर नोएडा पहुंची और मीरा के फ्लैट पर पहुंची। रात के करीब 3 बजे तक वह सुनील के साथ चैट करती रही और इस दौरान वह अपनी बहन विनीता से भी बात करती रही। यह सब एक खतरनाक साजिश का हिस्सा था जिसमें सुनील की हत्या का उद्देश्य धीरे धीरे पूरा होने की ओर बढ़ रहा था। जब सुनील गहरी नींद में सो रहा था तब विजय और राजेंद्र ने उसे आसानी से मार डाला। उन्होंने चॉपर से सुनील का गला काट दिया और फिर उसके खून से सने कपड़े अपने बैग में छिपा लिए। हत्या के बाद वे अपनी योजना के अनुसार बिना किसी की नजर में आए फ्लैट से बाहर निकल गए। उन्होंने आनंद विहार की ओर जाते हुए रिंग रोड पर चॉपर को झाड़ियों में फेंक दिया। अनीता ने शुरू में पुलिस को यह बताया कि वह 10 बजे से 10:30 के बीच अपनी सहेली के घर पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने जब उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की तो यह 11:30 तक सुनील के फ्लैट पर ही पाई गई, जिससे अनीता पर शक गहरा गया। इसके बाद पुलिस ने अनीता, विजय और राजेंद्र से कड़ी पूछताछ की और फिर सुनील की हत्या में इस्तेमाल किए गए खून से सने कपड़े और फेंका गया चॉपर भी बरामद कर लिया। अनीता की सहेली मीरा और उसकी बहन विनीता इस साजिश के बारे में पूरी तरह से अनजान थीं, इसलिए उन्हें रिहा कर दिया गया। हालांकि अनीता, विजय और राजेंद्र को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह घटना न केवल अपराध की भयावहता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारे द्वारा की जाने वाली छोटी सी गलती भी अपराधी को पकड़े जाने का कारण बन सकती है।